नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। आप देख रहे हैं भैया जी टॉक्स और आज हमारे साथ हैं। मैं हूं यश कौशिक। स्वागत है आपका बिहार चुनाव 2025 के इस खास कवरेज में। बदलता बिहार है किसके साथ? अगर बात करें, पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी पारा रत्नेश एकदम अपने चरम पर है और एकदम टॉप पर है। नवंबर की ठंड में भी बिहार में चुनावी गर्मी पूरे जोश पर है रत्नेश। बिल्कुल, 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इतना जबरदस्त मतदान कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने खुद इसे ऐतिहासिक करार दिया है। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद है, लेकिन असली सवाल ये रिकॉर्ड वोटिंग क्या जनता की जागरूकता का नतीजा है या फिर सिस्टम और इंटेलिजेंस को भी कोई भूमिका रही? पहले चरण में वोटिंग का जोश देखकर साफ है कि जनता अब सिर्फ नारों पर नहीं, काम और भरोसे पर वोट दे रही है। ग्रामीण इलाकों में लाइन लंबी थी और शहरी इलाकों में भी उत्साह देखने लायक थी। एनडीए ने सुशासन और विकास का नारा दिया, वहीं आरजेडी ने एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी का मुद्दा उठाया। बिल्कुल, और यही तो दिलचस्प है। बिहार के मतदाता अब वादे नहीं रिकॉर्ड देख रहे हैं। लोगों ने साफ कर दिया है कि अब हर वोट का एक हिसाब, किसने किया, किसने कहा और किसने निभाया। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट का इस्तेमाल किया। अब ये देखना है कि 14 नवंबर को किसका पल्ला भारी रहेगा। अब सबकी नजरें हैं 11 नवंबर यानी दूसरे चरण की वोटिंग पर। 122 विधानसभा सीटों पर फैसला होना है और उससे पहले सियासी गलियारों में बयानबाजी अपने चरम पर है। पटना और भागलपुर में अमित शाह की रैलियों ने माहौल और गर्म कर दिया है रत्नेश। उन्होंने सीधे आरजेडी और कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा, अगर महागठबंधन आया तो बिहार फिर लौट जाएगा जंगल राज की ओर। बिल्कुल, जब भी एनडीए की रैली होती है जंगल राज की बात की जाती है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। जंगल राज की बात करने वाले पहले अपने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के जंगल को देखे। मतलब साफ है, इस बार बिहार की राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जवाबदेही की जंग बन चुकी है। अगर बात करें, बिहार सिर्फ इतना छोटा प्रांत, इतना छोटा स्टेट नहीं है भारत का। बहुत ज्यादा आवाम वहां से पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जाके जॉब करती है रत्नेश। बिल्कुल, कहते हैं ना, बिहार का चुनाव देश का चुनाव निर्धारित करता है। और हाँ, इस चुनाव की एक और बड़ी खासियत है भोजपुरी सितारों की रोल। खेसारी लाल यादव जो कि छपरा से विधानसभा के सीट पर खड़े हुए हैं और साथ ही उनको टक्कर दे रहे हैं छोटी कुमारी। जो नेता वादे नहीं निभाएंगे, जनता उन्हें मैदान से बाहर कर देगी। 3 बड़े भोजपुरी स्टार इस चुनाव में प्रचार में जुटे हैं, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और साथ ही खेसारी लाल यादव। लेकिन एक तो हिट विकेट होकर मैदान से बाहर हो गया। भोजपुरी गानों के साथ जरिए जनता से सीधे जुड़ने की रणनीति असरदार साबित हो रही है। बिल्कुल असरदार साबित हो रही है। सही कहा रत्नेश आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में भोजपुरी लहजे का तड़का लगाया। मतलब ऐसा तड़का लगाया, मैं चाहूंगा कि वो आप ही बोल के बताएं कि उन्होंने आखिर बोला क्या है ऐसा। कट्टा, गोली, सिक्सर जैसे शब्दों के जरिए उन्होंने सुरक्षा और विकास के सटीक संदेश दिया। यानी बिहार में गाना बहुत फेमस है, मारम सिक्सर के गोली तोरा छाती मेरे। मतलब ये है कि भाषण अब सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि दिल की भाषा भोजपुरी में भी जनता तक वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर देश का लीडर यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी रैली में जाके भोजपुरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि संकेत साफ है कि बिहार उनके नजरों में है। बिहार पे उन्हें अपनी सत्ता चाहिए वापस, जो कि एक टाइम पे बीजेपी कभी पता नहीं रूल करती थी नहीं करती थी, लेकिन अब 2025 में मोदी जी बिल्कुल चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी आए। अब इस कहने में कोई दो राय नहीं कि बिहार का चुनाव भोजपुरी गाने पे आ गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भोजपुरी गाने के जरिए आरजेडी, कांग्रेस यानी महागठबंधन पे निशाना साध रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि 11 तारीख को क्या फैसला लेंगे और 14 तारीख को किसको बिहार के सिंहासन पर बैठाएंगे। अब सवाल ये, दूसरे और तीसरे चरण में क्या होगा? क्या एनडीए अपनी सुशासन की बात से वोटर को मना पाएगा या आरजेडी की बदलाव की हवा सचमुच आंधी बन जाएगी? आंधी बन जाएगी। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। युवा मतदाता रोजगार और शिक्षा को लेकर बेहद सजग हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर अपना वोट तय कर रही है और ओबीसी पिछड़ा वोट बैंक जिसे कहा जाता है, वही इस चुनाव का असली किंग मेकर साबित हो सकता है। लेकिन अगर किंग मेकर वो साबित होते रहे तो बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर हैं जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते रत्नेश।
बिल्कुल, जब किंग मेकर की बात हो रही है तो प्रशांत किशोर को भूलना नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर भी करीब 1-2 साल से बिहार में धुआंधार रैली प्रचार गांव-गांव जाकर लोगों को बदलाव की राह दिखा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे। अभी 2 चरणों बाकी हैं, 11 नवंबर और 14 नवंबर। ये दोनों दिन तय करेंगे कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। बिल्कुल, 11 नवंबर के मतदान से पहले नेता अब गांव-गांव, गली-गली पहुंच चुके हैं। एनडीए विकास की बात कर रहा है, आरजेडी परिवर्तन की बात कर रहा है और कांग्रेस गठबंधन की मजबूती दिखाने की लगा हुआ है उसके पीछे। और जनता अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी है रत्नेश। बिल्कुल, जब भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या सीएम योगी जैसे नेता बिहार में दिन रात एक किए हुए हैं और केवल एक ही राग अलाप रहे हैं, जंगल राज। तो यही थी पहली चरण की कहानी, लेकिन खेल अभी असली मोड़ पर है। 11 नवंबर को दूसरी चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी और 14 नवंबर को तीसरे चरण में बिहार तय करेगा कौन बनेगा उसका भविष्य का चौकीदार। भविष्य का चौकीदार, ये बहुत अहम सवाल उठाया रत्नेश आपने। हम भी रहेंगे आपके साथ हर पल, रैलियों से लेकर रिजल्ट तक, विश्लेषण से लेकर जनमानस तक। तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही, यानी कि बिहार का फैसला जनता के हक में, विकास के पक्ष में, और ये सारा फैसला आप करेंगे मतदाता यानी कि वोटर। जब आप जाएंगे मतदान करेंगे, अपने वोट को अपनी स्ट्रैटेजी बना के यूज करिए। और आज के भैया जी टॉक्स के एपिसोड में इतना ही। अब इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे आज के भैया जी टॉक्स के एपिसोड में। मैं यश और मेरे साथ मेरे सहयोगी मैं रत्नेश कुमार।